हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेट टीचर के यूट्यूब चैनल पर। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जिसे पावलोव जी ने दिया था, इनका पूरा नाम इवान पेट्रोविच पावलोव था। और मनोविज्ञान में ये इस टॉपिक से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है, तो इसके बारे में जानते हैं और लिखते हैं। तो इसका सिद्धांत मिस्टर पावलोव ने दिया था और इनका पूरा नाम इवान पेट्रोविच पावलोव था। इवान पेट्रोविच पावलोव ये रूस के मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे और इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। 1904 ईस्वी में इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया और 1904 ईस्वी में ही इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। और इस प्रयोग के लिए 1904 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और चलिए इस बारे में इनको लिख लेते हैं। इन्होंने इस सिद्धांत को किस किस नामों से जानते हैं, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उसके बारे में थोड़े नोट्स बना देते हैं। तो ये एक रूसी वैज्ञानिक थे, इनके बारे में लिख लेते हैं। चिकित्सक थे, रूसी क्रियाशास्त्री चिकित्सक थे और 1904 ईस्वी में इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। पहला पॉइंट लिख लेते हैं। 1904 में इनके द्वारा कुत्ते पर प्रयोग किया गया एवं 1904 ईस्वी में ही अपना सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। कर लिया। और नेक्स्ट पॉइंट है, प्रारंभिक प्रयोग का आधार चिकित्सा का क्षेत्र था। प्रारंभिक प्रयोग का आधार चिकित्सा का क्षेत्र था, जो पाचन क्रिया को समझाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। पावलोव ने उन्नीस 1904 में ही अपने प्रयोग के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि हमारी पाचन क्रिया हमारी मानसिकता पर प्रभावित होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे का पॉइंट लिखते हैं। तो पावलोव के सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में लाने का श्रेय मिस्टर एंडरसन हो जाता है। एंडरसन एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इनका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में लाया है।
ये टॉपिक लिख लेते हैं नोट्स। बीच बीच में वाला करा हो यार, चुप रहा अपना, ऐसा करते मजा मिस्टर एंडरसन को जाता है, एंडरसन को जाता है। तो आज हम इन्होंने अपने प्रयोग में कुत्ते को अनुकूलित करने का प्रयास किया था, जिसे 3 चरणों में बांटा गया है। तो पहला चरण देख लेते हैं, आइए। जिसे 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण क्या था? पहला चरण ये था कि इन्होंने कुत्ते के सामने भोजन को प्रस्तुत किया। कुत्ता था, कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया। भोजन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भोजन को देखकर लार टपकाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ये अनुकूलन स्वाभाविक हुआ इसका, इसको लिख लेते हैं स्वाभाविक। एग्जाम में प्रश्न यहीं से बनते हैं कि स्वाभाविक और अस्वाभाविक। अस्वाभाविक के बारे में अभी हम आगे चलते हैं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया थी, स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूसरा चरण क्या था? मुख्य चरण था। अनुकूलन पैदा करने के दौरान इन्होंने भोजन देने से पहले घंटी को बजाया और तब भोजन प्रस्तुत किया। यह प्रक्रिया कई दिनों तक चली। भोजन देने से पहले इन्होंने घंटी बजाया, भोजन दिया, फिर दूसरे दिन फिर घंटी बजाया, फिर भोजन दिया। तो यह घंटी से अनुकूलित हो गया कुत्ता। तो ये घंटी मात्र से ही लार टपकाने लगा। इसके बारे में लिख लेते हैं। दूसरा चरण, घंटी, पहले घंटी बजाई गई और घंटी के कुछ समय बाद ही भोजन दिया गया। भोजन को देखकर कुत्ते के मन में लार आना, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु घंटी का असर कुत्ते पर कोई नहीं था। तो भोजन को देखकर कुत्ते के मन में लार आया। यह एक, इसमें आपने नोट लिख लेना आगे। ये जो है लार टपकाया, लार भी इसमें स्वाभाविक होगी। तीसरे चरण में इन्होंने बताया कि जैसे ही यह प्रक्रिया कई दिनों तक चली, कुत्ता घंटी के साथ से स्वाभाविक हो गया। घंटी देखकर उसके मन में भोजन की थीम बनने लगती थी और लार आ जाता था। तो तीसरे प्रक्रिया में इन्होंने यह किया कि, आइए देखते हैं तीसरा चरण, और यह अंतिम चरण है। अनुकूलन के बाद की अनुक्रिया है तीसरा चरण। यह अनुकूलन के बाद की क्रिया है। अनुकूलन के बाद, अनुकूलन के बाद क्या किया जाता है कुत्ते के साथ? कुत्ते के सामने सिर्फ घंटी बजाई जाती है और उसे भोजन नहीं दिया जाता है। लेकिन कुत्ता घंटी और के बाद भोजन मिलने से वो अनुकूलित हो चुका है। वह घंटी सुनने के मात्र से ही अपना लार टपकाना शुरू कर देता है। यह अनुकूलन के बाद का प्रक्रिया था। तो इसमें देखते क्या प्रयोग किया गया था। कालाव जी ने सिर्फ कुत्ते के सामने घंटी बजाई, घंटी बजाने से ही कुत्ते में लार आना शुरू हो गया। यह दोनों अस्वाभाविक प्रक्रिया होगी, क्योंकि कुत्ते में भोजन को देखकर लार आना चाहिए, परंतु यहाँ पे भोजन है ही नहीं, मात्र घंटी की आवाज़ सुनकर ही कुत्ते में लार आ रहा है। यह दोनों अस्वाभाविक प्रक्रिया होगी। आप लिख लीजिए इसके नीचे।
अस्वाभाविक प्रक्रिया, अस्वाभाविक प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या है, उसे उद्दीपक लिख लेंगे, ये उद्दीपक के तरीके कार्य कर रहा है, उद्दीपक। और यह लार आना, यह अस्वाभाविक क्रिया होगी, रिस्पॉन्स कर रहा है कुत्ता, लार आ रहा है, ये अस्वाभाविक क्रिया होगी, अस्वाभाविक क्रिया। ये लार आना अस्वाभाविक क्रिया है। तो दोस्तों इसको आप समझ लीजिएगा, पहला हो गया चरण, दूसरा चरण हो गया और तीसरा चरण हो गया। इसके आगे आइए देखते हैं। इस प्रयोग के आधार पर इनका सिद्धांत कई नामों से जाना गया है। आइए इनके उपनाम लिख लेते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कभी कभी अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, कभी कभी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, कभी कभी पूछा जाता है अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया। तो इसके सारे उपनाम हैं, इन उपनामों को देख लेते हैं। ये लिख लेते हैं, हेडिंग डाल के आप लोग लिख लीजिएगा, उपनाम। पहला लिखेंगे अनुबंधित अनुक्रिया, अनुक्रिया। दूसरा लिखेंगे शास्त्रीय अनुबंधन, तीसरा लिखेंगे प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, चौथा लिखेंगे परंपरागत सिद्धांत, पांचवा लिखेंगे क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल। और इसे ही संबंध प्रक्रिया कहते हैं, संबंधित प्रक्रिया, संबंध का प्रक्रिया, प्रक्रिया का सिद्धांत। और इसे ही संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कह सकते हैं। आप इसे संशोधित करके लिख लीजिए, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये हो जाएंगे आपके उस उपनाम जो इम्पोर्टेंट हैं। इसके 2-3 नाम और भी हैं, लेकिन अक्सर परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं से पूछा जाता है। और तो इसको नोट कर लीजिए और फिर आपको आगे बताते हैं। पावलोव ने अपने प्रयोग में स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी प्राणी जब अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाता है तो वह अस्वाभाविक उद्दीपक भी स्वाभाविक उद्दीपक के तरीके कार्य करता है। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं। जब पावलोव ने अपने प्रयोग में स्पष्ट कर दिया कि जब कोई प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाता है, अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ, अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाता है तो यह
अस्वाभाविक उद्दीपक भी स्वाभाविक उद्दीपक की तरह कार्य करने लगता है। उद्दीपक की तरह कार्य करने लगता है। पावलोव जी ने यह सिद्ध कर दिया था अपने प्रयोग में, और इसी आधार पर जो है इनके कई नाम पड़े थे। और पावलोव जी ने ये कहा है कि इसमें कुछ हेडिंग बताई हैं, और जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो उन हेडिंग पे चर्चा कर लेते हैं। तो पहले हेडिंग आप लोग डालिएगा विलोपन। विलोपन, जब अनुकूलन के बाद संबंधित प्राणी को लगातार केवल अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तो उस प्राणी में पैदा हुए अनुकूलित व्यवहार समाप्त होने लगते हैं। तो इसमें लिख लेंगे कि जब अनुकूलन के बाद संबंधित प्राणी को, लिखेंगे जब अनुकूलन के बाद संबंधित प्राणी केवल लगातार अस्वाभाविक उद्दीपक, फिर से लिख लेंगे इसको, संबंधित प्राणी जब अनुकूलन के बाद संबंधित प्राणी लगातार केवल अस्वाभाविक उद्दीपक, लगातार केवल अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है। जब अनुकूलन के बाद संबंधित प्राणी को लगातार केवल अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तो प्राणी में पैदा हुए अनुकूलित व्यवहार समाप्त होने लगते हैं। यही है विलोपन। जब भी कोई प्राणी के सामने लगातार अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तो प्राणी समझ जाता है कि उसे भोजन नहीं दे। जैसे कुत्ते के सामने केवल घंटी बजाना कई दिनों तक चला तो कुत्ता समझ गया कि घंटी मात्र से भोजन नहीं मिलता है, तो ये विलोपन हो जाएगा। तो इसमें जो है समाप्त हो जाता है व्यवहार। और इस दूसरी हेडिंग लिखेंगे, चलिए इसको लिख लीजिए और फिर इसको मिटा के लिखते हैं। हेलो, चलिए लिख लेते हैं दूसरी हेडिंग, स्वतः प्रकटीकरण। स्वतः प्रकटीकरण, जब किसी प्राणी को विलोपन के बाद विलोपन के बाद पुनः स्वाभाविक उद्दीपक आप इसमें ब्रैकेट में लिख लेंगे भोजन, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। स्वाभाविक उद्दीपक, पुनः स्वाभाविक उद्दीपक दिया जाता है तो वह व्यवहार, जब किसी प्राणी को विलोपन के बाद पुनः स्वाभाविक उद्दीपक अर्थात भोजन दिया जाता है तो वह व्यवहार अर्थात अनुकूलित अनुक्रिया
प्रतिक्रिया पुनः प्रकट हो जाता है। यह है शॉर्ट प्रकटीकरण की प्रक्रिया। जब भी विलोपन के बाद की प्रक्रिया अचानक कभी भी स्वाभाविक उद्दीपक उसके सामने आता है, ऐसी क्रिया की जाती है, तो पुरानी बात इसको याद आ जाती है। इसमें ये बताया गया है। आइए लिखते हैं दूसरा, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण जब अनुकूलन के बाद प्राणी के सामने अनुकूलित उद्दीपक के लगभग समान अनुकूलित उद्दीपक के लगभग समान कोई दूसरा उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है। समान कोई दूसरा उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तो यह उद्दीपक भी प्राणी पर अनुकूलित उद्दीपक की तरह व्यवहार करता है। प्राणी पर अनुकूलित उद्दीपक की तरह कार्य करता है। ये लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। इसके बाद एक हेडिंग और है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं इस अध्याय का अंतिम हेडिंग। विभेदीकरण। विभेदीकरण में जब भी प्राणी के सामने कोई उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है और उसके समान कोई दूसरा उद्दीपक भी प्रस्तुत किया जाता है, तब प्राणी पहले वाले उद्दीपक और दूसरे वाले उद्दीपक में अंतर समझ पाता है। इसे ही विभेदीकरण कहा गया है। इसके बारे में लिखते हैं। आइए, जब प्राणी किसी उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाता है तो उसके सामने उसी के समान कोई दूसरा अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है। उसके सामने कोई समान अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तो प्राणी उस उद्दीपक से प्रभावित नहीं होता है। अर्थात प्राणी अनुकूलित उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक को समझ चुका है, भेद कर पा रहा है
यही ये आपका लास्ट हेडिंग थी। इसी के साथ चैप्टर का होता है अंत। कैसा लगा आपको यह चैप्टर? अधिक सुझाव के लिए कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।